बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हम रेडियस फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे रेडियो एक्टिविटी को पहले, फिर उसके बाद हम वो मेथड्स देखेंगे जिसके थ्रू हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस करके जनरल फार्मेसी में या न्यूक्लियर मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के अगर आपने डिटेल लेक्चर देखना हो तो वो हम पहले से कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, या हम इसको क्विकली रिव्यू करेंगे ताकि आपको जो पिछली चीज़ें हैं वो रिवाइज हो सकें। अब हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी असल में क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, या इस मेथड में क्या होता है। अब हम कहते हैं कि ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें अनस्टेबल जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें चेंजेस होती हैं, और वो इस तरह से चेंजेस होती हैं और तब तक होती हैं जब तक कि वो स्टेबल स्टेट में ना आ जाए, क्योंकि कोई भी जो अनस्टेबल चीज़ होगी उसने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करनी है। तो जो अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं उसमें इस तरह की चेंजेस होती हैं, और तब तक होती हैं तब जब तक कि उसमें स्टेबल स्टेट जो है वो एक्वायर्ड ना हो जाए। ठीक है। अब हम कहते हैं इस दौरान में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कि जब वो अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो उस दौरान इसमें डिफरेंट टाइप की एनर्जी की एमिशन होती है। ठीक है, जिसको हम रेडिएशंस कहते हैं। वो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, या फिर गैमा रेज हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसमें ये रेडिएशंस जो वो प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है असल में इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके दो मेन टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। अब अगर नेचुरल की हम बात करें तो इट्स मीन कि ये नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और ये विदाउट कोई एनी फोर्स ये खुद ब खुद हो रहा है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, नेचुरल रिएक्शन है ये। तो इसमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी होगी तो वो डेफिनेटली क्या होगा कि हम कोई बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये एक्टिविटी होगी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय पार्टिकल बम्बार्डमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस टाइप की जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड चार्ज पार्टिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम कहते हैं, अब इसमें चार्ज पार्टिकल रिएक्शंस में भी क्या होता है कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, ड्यूट्रॉन्स हैं, या अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोटोन इंड्यूस रिएक्शंस होते हैं, अब इसमें भी हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मे बी गैमा इमिटिंग, ठीक है, रेडियो न्यूक्लाइड हो, या फिर हाई वोल्टेज एक्सरे जनरेटर हो। ठीक है, तो वहाँ से भी रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लियाइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको भी हम कहते हैं फोटोन इंड्यूस रिएक्शन। अब उसके बाद हम कहते हैं न्यूट्रॉन जो है इंड्यूस्ड रिएक्शन अगर हो रहा है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, इट इज़ बम्बार्डमेंट ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव टारगेट न्यूक्लियस विद अ सोर्स ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो इसको हम न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन है कहते हैं, जिसमें हम रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लियाइड है उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं। अब हम कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके क्या है। रेडियोएक्टिव डिके इज द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली लूजेस एनर्जी, कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसने अपनी एनर्जी को लूज किया बाय इमिटिंग आयोनाइजिंग पार्टिकल्स और रेडिएशंस। तो इसको हम कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके। दिस डिके, और अब इस प्रोसेस को, इस डिके को और इस लॉस ऑफ एनर्जी को, this decay and loss of energy results in an atom of one type called parent nuclide transforming into another different type of atom, जो कि क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियर। कि एक जो एटम था जब उसने अपनी एनर्जी को लूज किया है, ठीक है, जब ये डिके प्रोसेस हुआ है तो उस एटम से एक डिफरेंट एटम बना है। तो जो एटम पहले हमारे पास प्रेजेंट था उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाइड कहते हैं, जो नया बनता है जो प्रोडक्ट होता है उसको हम डॉटर न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस होता है। लेकिन इसकी जो हम ऐसा डिटेल थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मैं आपको जनरली जो चीज़ें कुछ रिव्यू करवा रही हूँ ताकि आपकी जो पिछली चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाए, तो हम आगे जो टॉपिक पढ़ें तो वो हमें इजीली समझ आ जाए। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसका जो डिटेल लेक्चर है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाइड है, उसका प्रोडक्ट कौन सा बनता है, डॉटर न्यूक्लियाइड। अब जो एक और चीज़ हम बार बार डिस्कस करते हैं वो है हाफ लाइफ। ठीक है,
अब ये हाफ लाइफ असल में क्या है? द टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ रेडिएक्टिव सब्सटेंस टू डिके, कि हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट थी रेडिएक्टिव सब्सटेंस की, उसने डिके किया कितना, टू इट्स हाफ वैल्यू, कि उसकी जितनी इनिशियल वैल्यू थी उससे उसने हाफ में जो डिके होगा या हाफ में वो कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम, उस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। अब टोटल एक्टिविटी क्या है? नंबर ऑफ डिकेज एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज पर सेकेंड, के नंबर ऑफ डिके कितना हो रहा है एक सेकेंड में, उसको हम कहते हैं टोटल एक्टिविटी ऑफ दैट न्यूक्लियाइड। ठीक है। रेडियोन्यूक्लियाइड प्योरिटी क्या है? इज दैट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेडियोएक्टिविटी दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटेड रेडियोन्यूक्लियाइड। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियोन्यूक्लियाइड प्योरिटी। के हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ की प्योरिटी चेक करनी है, तो उसकी जो ओरिजिनल सही अमाउंट होगी उसको देखेंगे कि उसमें और कोई चीज़ अगर ऐड है तो वो कितनी परसेंट है, वो इम्प्योरिटी होगी जो दूसरा कोई परसेंटेज होगा। ठीक है। जो अपना वो रेडियोन्यूक्लियाइड है उसकी कितनी टोटल अमाउंट है वो उसकी प्योरिटी होगी, वो कितने परसेंट है। ठीक है। इम्प्योरिटीज उसमें कितने परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 99% जो प्योरिटी है और 1% जो इम्प्योरिटीज हैं, तो मीट्स मीन कि वो जो रेडियो एक्टिविटी है वो इतने परसेंट प्योर है। अब अगर हम बात करें, हम कहते हैं मोड ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कौन कौन से हैं? अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गैमा रेज हैं, ये भी हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब अगर हम इसको एक चार्ट में थोड़ा सा रिव्यू कर लें, तो हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गैमा रेज हैं। उनका सिंबल क्या है? ठीक है। उसके बाद उनका चार्ज क्या होता है, स्पीड कैसी होती है? अल्फा रेज की स्पीड स्लो होती है, बीटा की फास्ट होती है, गैमा की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद आयोनाइजिंग एबिलिटी कैसी होती है? अल्फा रेज की हाई होती है, बीटा रेज की मीडियम होती है और गैमा रेज की ज़ीरो होती है। पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करें तो अल्फा रेज की कम होती है, इस वजह से हम इसको अगर सिंगल पेपर से भी स्टॉप करना चाहें तो वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बीटा रेज की बात करें तो उनकी मीडियम होती है, इसके लिए हम एल्यूमिनियम या वुड या हम थिक जो प्लास्टिक की शीट होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो होती है गैमा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो लेड टाइप की होती है, कि हम उसके लिए लेड अगर रास्ते में रखेंगे तो उसकी जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो होती है वो पेनिट्रेशन या पेनिट्रेटेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि रेडिएशन जो मेजरमेंट है वो हम किस यूनिट में करते हैं, ये किस तरह से होती है। तो जो बेसिक यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का उसको हम क्यूरी कहते हैं। ठीक है। तो वो वैसे जो आम तौर पे अगर हम बात करें तो हम एमसीआई की बात करते हैं, मिली क्यूरी, क्योंकि क्यूरी एक बड़ा यूनिट है। तो जो रेडियो एक्टिविटी जो हमने पेशेंट को इंजेक्ट करना है रेडियो न्यूक्लाइड, वो हम मोस्टली एमसीआई में उसकी डोज डिफाइन करते हैं। ठीक है। वैसे जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है वो क्यूरी है। इट डिस्क्राइब द रेट एट विच न्यूक्लियाई डिके। क्यूरी नेम्ड फॉर फेम्ड साइंटिस्ट मैरी क्यूरी, तो उससे ही ये हमारे पास जो नेम है वो आता है, मैरी क्यूरी जो साइंटिस्ट है। बैक्रेल इसके बाद एक यूनिट है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी 1 बैक्रेल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये भी रेडियो एक्टिविटी का ही यूनिट है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स की, जिसके लिए हमने ये पीछे सारा एक रोड मैप बनाया था। अब हम अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड की, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ होता है। एक साइक्लोट्रॉन होता है, रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, या रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन है। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये प्रोडक्शन है, उसके बाद इसकी शिपमेंट किस तरह से होती है, कि एक जगह आपने उसको बनाया है और दूसरी जगह आपने इसको लेके जाना है, तो हम किस तरह से इसको शिपमेंट करेंगे इसकी। उसके बाद फिर हमारे पास ये होता है कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसकी किस तरह से प्योरिफिकेशन करनी है, क्वालिटी कंट्रोल्स हमने क्या देखना है, डिस्पेंसिंग कैसे होनी है। फिर हमारे पास जो रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग है, डिस्पेंसिंग है, स्टेलाइजेशन है, क्वालिटी कंट्रोल, पैकिंग, शिपिंग, ये सारे जो है वो मेथड हमारे पास आते हैं जिनको हमने 1 to 1 डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स। मोस्ट ऑफ इट, if not all, radionuclides used in medicine or pharmacy are produced artificially.
कि बहुत सारे ऐसे रेडियोन्यूक्लाइड्स हैं जो हम मेडिसिन या फार्मेसी में यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सारे के सारे नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द, ठीक है। अब हम ये रेडियोन्यूक्लाइड्स है वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, इसके जनरली 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास ये है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम फिशन बाय प्रोडक्ट कहते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, ठीक है, इसमें फिशन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम कहते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रॉन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एदर बाय द एक्टिवेशन और ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है, कि या तो एक्टिवेशन हो सकती है या ट्रांसम्यूटेशन हो सकती है, तो ये न्यूट्रॉन रिएक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है वो है बाय यूज ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलेरेटर, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन। तो अगर हम सबसे पहले फिशन की बात करें, ठीक है, फिशन में क्या होता है ये आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। फिशन इज अ रेडियोएक्टिव प्रोसेस इन विच a relatively high nucleus is divided into two nuclei of nearly equal sizes with the simultaneous emission of 2 or 3 न्यूट्रॉन्स। कि हमारे पास क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हुआ है किस में, 2 में, तो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं 2। एक पेरेंट जो वो 2 डॉटर्स में कन्वर्ट हो रहा है जिनका ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास था फिशन का प्रोडक्ट। फिशन मे बी स्पॉन्टेनियस, बट नॉर्मली दैट रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस विद द न्यूट्रॉन। कि नॉर्मली जो है वो स्पॉन्टेनियस भी ये हो सकता है, लेकिन हम ये किस तरह से करवाते हैं कि हम एक न्यूट्रॉन की बाहर से बम्बार्डमेंट करवाते हैं जो पेरेंट न्यूक्लियस है उस पर, तो उसके रिएक्शन में फिर हमारे पास 2 डॉटर बन जाते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो बाय प्रोडक्ट है फिशर रिएक्शन का, ठीक है। एक्स और वाई जो कि न्यू न्यूक्लियाई हैं जिनका इक्वल साइज, हमने कहा कि इक्वल साइज होता है, ठीक है। अब इनका साइज कितना होगा, इनकी जो है जी की वैल्यू वो कितनी होगी, वो ऑलमोस्ट बिटवीन 30 to 65 होती है, जो कि सम होगा किसका, 92, ठीक है। फिशन रिएक्शंस में भी सेल्फ सस्टेनिंग, बट ईच न्यूट्रॉन जो है वो कंज्यूम्ड एन एवरेज ऑफ 2.5 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस दैट मे इनिशिएट द फिशन ऑफ अदर न्यूक्लियाई। कि एक न्यूट्रॉन यूज हो रहा है और उसके एक न्यूट्रॉन के एवरेज में ऑलमोस्ट 2.5 जो है वो नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं, और फिर वो अगला एक फिशन जो रिएक्शन है उसको इनिशिएट करवा सकते हैं, और फिर वहाँ से उस 2.5 से आगे जो है वो नए न्यूट्रॉन्स बनेंगे। तो इस तरह से ये एक पूरा चेन रिएक्शन बन जाता है, इस वजह से हम फिशर रिएक्शन को चेन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक चेन बन जाती है। The following illustrate one of many combination of fission reaction that are possible। हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यूरेनियम है, ठीक है, उसके साथ एक न्यूट्रॉन का रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, साथ में नए न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ये जो मोलिब्डेनम है, ये स्ट्रोंशियम है, आर वेरी रेडियोएक्टिव मटेरियल, ठीक है। तो इनका आगे एक नया रिएक्शन हो सकता है, और पहली बात तो ये कि ये शॉर्ट हाफ लाइफ है, ठीक है। तो ये इमीडिएटली, अगर हाफ लाइफ इनकी शॉर्ट है तो इमीडिएटली डिके करेंगे, ठीक है। अब जब वो डिके करेंगे तो वो किस तरह से होगा, बाय अ सीरीज ऑफ बीटा डिके प्रोसेस। तो इस तरह से हमारे पास ये अगले से अगला जो आइसोटोप है उसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, और एट द एंड हमारे पास ये थीलियम है, ये इंडियम है। तो हमारे पास जिस तरह हम मोलिब्डेनम की बात करें तो यहाँ से टेक्नीशियम बन जाता है, रोडियम बन जाता है, इस तरह से हमारे पास ये आगे जो है वो डिके होते हैं, डिके प्रोसेस या डिके सीरीज थी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जैसे अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन 131 है, ठीक है। तो ये कमर्शियली अवेलेबल है, जो कि प्रोडक्ट है किसका, फिशन प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लाइड का, ठीक है। कि फिशन रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है, ये कमर्शियली अवेलेबल है, ठीक है। और इसको हम रूटीन में मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, और ज़रूरी नहीं है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है फिशन रिएक्शन से वो हम सारे के सारे जो है रेडियोन्यूक्लाइड जो है वो मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ करें, ऐसा नहीं होता। अब हम कहते हैं कि एक जो रेडियोन्यूक्लाइड हम यूज़ करने लगे हैं, बिफोर यूज द डिजायर्ड न्यूक्लियाइड मस्ट बी केमिकली सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अदर फिशन प्रोड्यूस्ड
रेडियो न्यूक्लियाइड्स कि अगर हम कहते हैं हमने आयोडीन जो है वो यूज़ करनी है, आयोडीन 131 जो कि फिशन रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने यूज़ करना है, तो पहले हमने उसको केमिकली सेपरेट करना है जो दूसरे फिशन रिएक्शन से प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर ऐड हुए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो रेडियो न्यूक्लाइड है उसकी प्योरिटी कितनी है, उसमें कितना वो प्योर है। अगर आयोडीन फुल प्योर है, उसमें कोई और जो बाय प्रोडक्ट है वो ऐड नहीं है, तो इट्स मीन कि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है। लेकिन जब हमने उसको यूज़ करना है, पहले हम ये चेक करेंगे कि उसका प्योरिटी लेवल क्या है, उसमें कोई और बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऐड है, उसको हमने किस तरह से रिमूव करना है। फॉर मैनी ऑफ द रेडियो न्यूक्लाइड्स प्रोड्यूस बाय फिशन, separation of the desired nuclide from the mixture of the fission products is too difficult or costly। कि हम ये जो कहते हैं कि हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट में से जो दूसरे फिशन प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करना है या उसको सेपरेट करना है, तो ये डिफिकल्ट भी होता है और कॉस्टली भी होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि हम इस रिएक्शन से या इस तरह से इस मेथड से हम रेडियोन्यूक्लाइड्स प्रोड्यूस करें कि उसका प्योरिटी लेवल जो है वो हाईएस्ट हो, उसमें इम्प्योरिटीज़ या दूसरे जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो ऐड ना हो। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड आ जाता है न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट का। रेडियोन्यूक्लाइड्स मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डिंग ऑफ द टारगेट मटेरियल विद न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। के न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने क्या किया, एक रेडियो न्यूक्लाइड है उसके साथ बम्बार्डमेंट किया दूसरा न्यूट्रॉन्स की, और ये प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। द मेजोरिटी ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। कि हम जो रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ कर रहे हैं मेडिकली, वो ज़्यादातर इस प्रोसेस से हम बना के यूज़ करते हैं। न्यूट्रॉन रिएक्शंस में क्या होता है, मैनी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स यूज्ड इन रेडियोफार्मास्यूटिकल आर प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन और ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, रिएक्शंस बाय प्लेसिंग अ सूटेबल टारगेट मटेरियल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, वेयर इट इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन्स। कि हमने क्या किया, सूटेबल टारगेट मटेरियल है उसको हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लेस कर दिया और बाहर से हमने न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई है। और उसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन की या फिर ट्रांसम्यूटेशन की, बाय मीन्स ऑफ एन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, या तो एक्टिवेशन में हम न्यूट्रॉन, ठीक है, या फिर ट्रांसम्यूटेशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लाइड्स बाय हैविंग अ हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो दैट टिपिकली डिके बाय एमिशन ऑफ अ नेगाट्रॉन। ठीक है, तो वो एमिशन किसकी हो रही है, नेगाट्रॉन की। फॉर एग्जाम्पल, इसके अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कहते हैं रिडक्टिव फॉस्फोरस P32 can be prepared from stable phosphorus by neutron capture। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, फास्फोरस 31। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन हमने बम्बार्डमेंट करवाई है तो उससे एक स्टेबल फास्फोरस का आइसोटोप बन जाता है जो कि फास्फोरस 32 है, और साथ में गैमा रेज प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मेथड हम कहते हैं कि इसको हम रूटीन में ज़्यादातर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 इज हाईली डाइल्यूटेड विद स्टेबल फास्फोरस 31। तो इट्स मीन कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है फास्फोरस 32 का, ठीक है, ये क्या है, हाईली डाइल्यूटेड है। ठीक है, किस तरह से कि इसमें फास्फोरस 31 जो है वो बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें क्वांटिटी में ऐड अप है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियर की हैं। अब हम कहते हैं रिडक्टिव फास्फोरस कैन बी मेड बाय ट्रांसम्यूशन इफ हाई स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इन दिस केस द रेडियोएक्टिव फास्फोरस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अनरिएक्टेड सल्फर बाय केमिकल प्रोसीजर। कि अनरिएक्टेड जो सल्फर है उसको हम इजीली फास्फोरस में से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर P32 इज मेड फ्रॉम P31, सच केमिकल सेपरेशन आर नॉट प्रैक्टिकली प्रेजेंट, या हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। सल्फर से तो उसको हम कर सकते हैं, जैसे सल्फर, यहाँ पे सल्फर हम यूज़ करें, साथ में न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और इसको फिर हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट में प्रोटॉन बनता है और साथ में फास्फोरस बन रहा है, तो इसको हम
इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो पिछला मेथड था जिसमें हमने फास्फोरस टेबल से एक अनस्टेबल फास्फोरस बनाया, तो उसको हम केमिकली सेपरेट करना हमारे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ट्रांसम्यूटेशन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्टिवेशन की निस्बत ट्रांसम्यूटेशन जो है वो ज़्यादा यूजफुल है अगर हमने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स बनाने हैं, स्पेशली दोज ऑफ लो एटॉमिक नंबर, स्पेशली उन रेडियोन्यूक्लाइड्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो लो होता है। ठीक है। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, रिएक्शंस, अब रिएक्शन कौन सा, हमारे पास दो रिएक्शंस है, या तो हम उसको एक्टिवेशन से कर सकते हैं या फिर ट्रांसम्यूटेशन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी यूज हो रहा है, और गामा जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो एक्टिवेशन है। अगर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोटॉन बन रहा है, तो वो ट्रांसम्यूटेशन है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम एक्टिवेशन, न्यूट्रॉन यूज करेंगे, गामा रे प्रोड्यूस होगी, रिएक्शंस आर फेवर्ड ओवर द ट्रांसम्यूटेशन, न्यूट्रॉन यूज करेंगे और प्रोटॉन जो है वो रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर हाई होगा तो वहाँ पे एक्टिवेशन जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, या ज़्यादा यूजफुल होगा। लो एनर्जी, लो एटॉमिक नंबर वाले जो रेडियोन्यूक्लाइड्स हैं उनके लिए ट्रांसम्यूटेशन जो है वो ज़्यादा यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट 60 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन कौन सा, ठीक है, कोबाल्ट 59। अब इसमें हम कौन सा मेथड यूज करें, एक्टिवेशन का। ठीक है, बिकॉज द रिएक्शन, अब एक्टिवेशन क्योंकि इसमें हाई एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कम था, इसी वजह से हमने कहा था कि हम अगर हाई एटॉमिक नंबर के लिए एक्टिवेशन का प्रोसेस यूज करें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज कम्पेयर टू ट्रांसम्यूटेशन। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट मेथड है वो साइक्लोट्रॉन है, जिसके थ्रू हम रेडियोन्यूक्लाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लाइड्स। अब इसमें डिफरेंट रेडियोन्यूक्लाइड्स हैं जो हम साइक्लोट्रॉन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब साइक्लोट्रॉन में असल में होता क्या है, साइक्लोट्रॉन एंड सिमिलर पार्टिकल एक्सेलेरेटर कैन बी यूज्ड ओनली विद द चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। क्यों? बिकॉज द ऑपरेशन ऑफ सच मशीन्स डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद आइदर द चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, अंडरगो कर रहा है किसके, एक्सेलेरेशन के। तो इस वजह से हम इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली हम वो वाले जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, when the particles have been accelerated to a high velocity, कि इन पार्टिकल्स की जो चाहे उनका चार्ज नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो उनको जब हम एक्सेलरेट करते हैं टू अ हाई वेलोसिटी, इवन अप्रोचिंग द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, कि उनकी कितनी वेलोसिटी होगी है, कि उनकी वेलोसिटी लाइट के इक्वल होगी, एंड रिप्रेजेंटिंग different energies that are caused to strike a target containing the atom to be bombarded। अब हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कहते हैं सोडियम 22 is prepared in this way by the interaction of high velocity deuterons। ठीक है, किसके साथ, ड्यूट्रॉन हाई वेलोसिटी है और उसका रिएक्शन हुआ है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनता है, सोडियम 22। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। Cyclotron produce neutron deficient isotopes, that is the neutron to proton ratio is low। हम कहते हैं जो साइक्लोट्रॉन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो न्यूट्रॉन डेफिशिएंट आइसोटोप्स हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो लो होती है। ठीक है, दीज न्यूक्लियाइड्स यूजुअली डिके बाय पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस वजह से वहाँ पे पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज होके आगे प्रोसेस होगा, डिके होगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लाइड्स आर जनरली कैरियर फ्री। cyclotron produced radionuclides are generally carrier free because they are normally produced by transmutation। ठीक है, अब हम कहते हैं यूजुअली न्यूक्लियाइड्स कैन बी मेड बाय मोर देन वन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आयोडीन 1 2 3 कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
जैसे हम कहते हैं या तो हम हीलियम से भी बना सकते हैं Sp122, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसके साथ हीलियम का रिएक्शन होगा और साथ में हमारे पास दो जो न्यूट्रॉन्स है वो बन रहे हैं और आयोडीन 1 2 3 बन रही है, ठीक है। हीलियम हम यूज करके भी बना सकते हैं, इसके साथ ड्यूट्रॉन का रिएक्शन होगा और एक जो न्यूट्रॉन है वो बाय प्रोडक्ट होगा और साथ में आयोडीन की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डिफरेंट मेथड से हम आयोडीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि थीलियम से आगे जिनोन बने, जिनोन से हम आयोडीन बना लें, तो इस तरह से भी हमारे पास ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं आयोडीन 127 हमने यूज़ किया, ठीक है, साथ में प्रोटॉन का रिएक्शन हुआ, 5 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, उसके साथ जिनोन का फिर रिएक्शन होगा, ठीक है। आयोडीन जो है वो जिनोन में कन्वर्ट होगी, सॉरी, आयोडीन 127 का प्रोडक्ट है वो जिनोन है 123, और उसके बाद फिर उसने कन्वर्ट होना किसमें, आयोडीन 123। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट रिएक्शन में भी आयोडीन 123 हम यूज़ कर सकते हैं। ये रिएक्शंस जो है वो साइक्लोट्रॉन में होते हैं। अब हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल जो बम्बार्डमेंट है जो साइक्लोट्रॉन में हो रही है, उसी को हम थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लेते हैं। Radionuclides may be produced by bombardment of target material with the charged particle in a particle accelerator such as cyclotron, ठीक है। अब cyclotron है क्या, an apparatus in which charged atomic or subatomic particles are accelerating by an alternating electric field, ठीक है, while following an outward spiral or circular path in a magnetic field, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट हॉलो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इन जो हॉलो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लैट हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये पार्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो हमने कहा है कि जो स्पाइरल और सर्कुलर पाथवे बनता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होता है। On the other side of the disc are large magnets that drive the injected charged particles जो कि प्रोटॉन्स हैं, ड्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम हैं, किसमें, अब वो ड्राइव किसमें कर रहा है, इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। The charged particles follow a circular path until the particle has sufficient energy that it passes out of the field and interact with the target nucleus, कि उसके पास इतनी एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो उस फील्ड को पास करे और इंटरेक्ट करे किसके साथ, टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन होगा। Radiopharmaceuticals production occurs in a machine like cyclotron, low energy, high energy. Cyclotron में हम कहते हैं used for acceleration of a particle to produce radioisotope. Cyclotron को हमने क्यों यूज किया है कि हमने particles को accelerate करवाना है, ठीक है। The early use of cyclotron in radiopharmaceutical field was for the production of long lived radioisotopes जिनकी हाफ लाइफ जो है वो लॉन्ग थी, ठीक है। हमने अर्ली जो अगर हम बात करें पहले, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल में हम साइक्लोट्रॉन को जो लॉन्ग हाफ लाइफ वाले रेडियो आइसोटोप्स हैं उनकी प्रोडक्शन के यूज़ करते थे, ठीक है। दैट कैन बी यूज टू प्रिपेयर ट्रेसेस फॉर द डायग्नोस्टिक इमेजिंग, कि हमने उनको फिर डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए यूज़ करना है। फॉर दिस मीडियम टू हाई एनर्जी 20 to 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट साइक्लोट्रॉन with high beam current were needed. Isotopes such as Thelium-201, Iodine-123, Iodine-111 were prepared for use with the single photon emission. अभी भी जो हम थीलियम यूज़ करें या आयोडीन 123 यूज़ करें या इंडियम 111 हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, वो हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन में बनाते हैं। With the advent of positron emission tomography PET, जिसको हम कहते हैं, there has been a surge in the production of the low energy cyclotron. पीछे था हमारे पास मीडियम एनर्जी, ये है लो एनर्जी जो कि 9 to 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द शॉर्ट हाफ लाइफ पेट रेडियोन्यूक्लिड्स, ठीक है, जो कि फ्लोरीन 18 है, ठीक है, कार्बन 11 है, नाइट्रोजन 11 13 है या ऑक्सीजन 15 है, ये सारे जो है वो पेट रेडियोन्यूक्लिड्स हैं जिनको हम पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, और ये हम कहाँ पे बनाते हैं, लो एनर्जी साइक्लोट्रॉन, ये रेडियोन्यूक्लाइड्स हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द साइक्लोट्रॉन्स वर्ल्ड वाइड आर नाउ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फ्लोरीन, FDG फ्लोरीन जो हमने कल भी बात की थी, पेट के लिए यूज होता है,
ठीक है, फ्लोरीन 18 फॉर द मेकिंग ऑफ रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज फॉर मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जो कि 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट साइक्लोट्रॉन है। ये साइक्लोट्रॉन के एक सिंपल डायग्राम है। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास सर्कुलर पाथवे है, ये स्पाइरल जो होते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर पीथ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी को अगर हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करें तो ये हमारे पास सर्कुलर पाथवे है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये आउटपुट बीम ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स, कि ये इस तरह से इसमें पाथवे में मूव करते हैं और जब उनकी एनर्जी जो है वो, उनकी वेलोसिटी जो वो इतनी हाई हो जाती है कि वो इसको, इस रास्ते को कट करके या इसमें से निकल सकें, तो तब वो वहाँ से एग्जिट होते हैं और फिर जाके टारगेट के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है साइक्लोट्रॉन में। अब उसके बाद अगर हम जनरेटर्स की बात करें, व्हेन क्लिनिकल प्रोसीजर्स रिक्वायर दैट अ रेडियोन्यूक्लाइड बी administered internally, it is advantage to use a nuclide with a short half-life to minimize the radiation dose received by the patient। कि अगर हमने इंटरनली रेडियोन्यूक्लाइड जो पेशेंट को इंजेक्ट करना है या एडमिनिस्टर करना है, तो फिर हम वो वाला रेडियोन्यूक्लाइड यूज़ करेंगे जिसकी हाफ लाइफ जो वो कम से कम हो, ताकि हम रेडिएशन जो एक्सपोजर है, जो रेडिएशन डोज है, उसको मिनिमाइज कर सकें जो पेशेंट ने रिसीव करनी है। इट इज़ एविडेंट however that the shorter half life, the greater the problem of supply। डेफिनेटली अगर हमने फॉर एग्जांपल हम एक सिटी में प्रेजेंट हैं और दूसरी जगह पे रेडियो फार्मास्यूटिकल बन रहा है, तो उसको हमने वहाँ पे अगर सप्लाई करना है तो ये एक प्रॉब्लम होगी। वन आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज द रेडियोन्यूक्लाइड जनरेटर विच यूजेस द फिनोमिना ऑफ द sequential decay। A radionuclide generator provides a mechanism for separating a clinically useful short half-life daughter nucleides from a long half-life parent nucleide। तो हम लॉन्ग हाफ लाइफ वाले इसलिए भी यूज़ नहीं कर सकते कि उसकी वजह से फिर हम पेशेंट को जो एक्सपोजर होगा वो मिनिमाइज नहीं कर सकते। Radioactive decay of the long half-life parent result in the production of a short half-life radioactive decay, जो कि डॉटर होता है। ठीक है, पेरेंट से डॉटर बनता है। पेरेंट जब लॉन्ग हाफ लाइफ होगा, जो डॉटर होगा वो शॉर्ट हाफ लाइफ होगा, रेडियोन्यूक्लाइड होगा। ठीक है, दैट इज एल्यूटेड और मिल्क फ्रॉम द जनरेटर बाय मीन्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट एल्यूट। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जनरेटर्स का, कि उसमें हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट हाफ लाइफ वाले रेडियोन्यूक्लाइड से हम जो लॉन्ग हाफ लाइफ वाला रेडियोन्यूक्लाइड होगा जो कि पेरेंट होगा, उससे हमने एक शॉर्ट हाफ लाइफ वाला डॉटर बनाते हैं, जिसको हम रूटीन में क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। हम कभी भी लॉन्ग हाफ लाइफ वाला जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर हम ये भी देखेंगे कि जो सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, जो शिपमेंट हमने करनी है। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं मोलिब्डेनम 99 और टेक्नीशियम 99M जनरेटर कंसिस्ट ऑफ एन एल्यूमिनियम Al2O3। ठीक है, अब इसमें हमने एक बाहर से प्रोडक्ट यूज़ किया। ठीक है, कि हमने क्या करना है, मोलिब्डेनम से टेक्नीशियम बनाना है। ये एक पूरा मेथड है जनरेटर का। जनरेटर मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम जनरेटर जो है वो भी मैं आपको डिटेल से करवा दूंगी, इसका एक अलग से टॉपिक। कि जनरली अभी मैं जो आपको थोड़ा सा बता रही हूँ वो ये होता है कि हमने मोलिब्डेनम जो 99 लॉन्ग हाफ लाइफ रेडियोन्यूक्लाइड है उससे हमने टेक्नीशियम बनाना है। ठीक है, जिसको हम रूटीन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस जनरेटर में जिसमें हम ये काम करते हैं उसमें हमने उसका नेम ही हमने मोलिब्डेनम 99 टेक्नीशियम जनरेटर रखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एल्यूमिनिया होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉलम ऑन विच मोलिब्डेनम एब्जॉर्ब्ड एज अमोनियम। अब मोलिब्डेनम जो है वो एब्जॉर्ब होगा एल्यूमिनिया के साथ और वहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अमोनियम मोल्बिडेट। रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द मोलिब्डेनम प्रोड्यूसेस टेक्नीशियम 99M which is eluted from the column with 0.9% सोडियम क्लोराइड। कि हमने मोलिब्डेनम से टेक्नीशियम का एल्यूट कर लेना है। ठीक है, और इस किस तरह से एल्यूट करना है, 0.9% सोडियम क्लोराइड हमने यूज़ करनी है। अपॉन एल्यूशन द टेक्नीशियम 99M is in the form of sodium pertechnetate।
तो वो डेफिनेटली सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम परटैग्नीटेट बन जाता है। Elution repeated every 24 hours provides a satisfactory balance between concentration and quantity of eluted technetium-99m. If a high radioactivity of technetium-99m is not required, the generator can be eluted more frequently. ठीक है, कि अगर आपके पास हाई एक्टिविटी टेक्नीशियम की नहीं आ रही, ठीक है, तो आप इसको मोर फ्रिक्वेंटली भी एल्यूट कर सकते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व्स हैंडलिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड केमिकल प्रोसेसिंग। एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो रेडियो आइसोटोप है प्रोडक्शन, उसकी मैनेजमेंट को हमने देखना है। उसके बाद उसके इंपोर्ट को देखना है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके जो क्वालिटी एश्योरेंस है या क्यूसी है, क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, उन सिस्टम्स को हमने देखना है कि वो कितने इफेक्टिव हैं या नहीं। उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन को देखना है, नेशनल है, रीजनल है, ठीक है, या आपने बाहर से इंपोर्ट करें, इंटरनेशनल है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू हेल्थ अथॉरिटीज़ आपने उसकी रजिस्ट्रेशन को देखना होता है प्रोडक्ट की। उसके बाद जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसके ट्रांसपोर्ट को आप देखेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो सारे के सारे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके प्रोडक्शन के साथ हमें देखने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो कल इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को देखना है कि हम